राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीवन की हर एक घटना एक निश्चित भाव से जुड़ी रहती है मित्रों, ये आपको पता है। जन्म कुंडली जब हम देखते हैं क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ज्योतिष में ग्रह फल कब और कैसे देते हैं? वस्तुतः हम अक्सर क्या करते हैं कि हम भाव स्वामी मतलब कि हाउस लॉर्ड को देखते हैं, लेकिन यह सटीक भविष्यवाणी के लिए काफी नहीं है मित्रों। और मैं आज आपको कृष्णमूर्ति पद्धति मतलब कि केपी एस्ट्रोलॉजी के उन सुनहरे नियमों की बातें बताऊंगा जिसे हम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेटर्स या कार्यस कहते हैं। और ये 4 नियम है मित्रों। अगर आपने ये 4 नियम समझ लिए तो आपकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। तो कृष्णमूर्ति में कहा, कृष्णमूर्ति इधर मैं आपको बता देता हूं, फिर दिख रहा होगा आपको। कृष्णमूर्ति पद्धति में कहा जाता है कि एक ग्रह अपने से ज्यादा अपने नक्षत्र का फल देता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नोट्स बताता हूँ उसके आधार पर, और फिर मेरे स्वयं के आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम तो है, आपको दिख रहा हो, भाव क्या है। तो मेरे नोट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ गुरुजी की, जो मेरे गुरुजी है रविदेव जी गुरुजी, पिताजी महावीर जी मेरे पिताजी है, तो इनके अनुभव और इनके मार्गदर्शन के अंदर जो मैंने सीखा है, तो वो चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सर्वप्रथम के भाव क्या है, व्हाट इज ए हाउस, क्या है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 12 भाव, 12 राशियों को 12 सही किंतु अनइक्वल भागों में बांटा गया, असीमित असमान भागों में बांटा गया है मित्रों। इसमें प्रथम भाव स्पष्ट से द्वितीय भाव स्पष्ट तक का संपूर्ण क्षेत्र प्रथम भाव कहलाता है। समझ में आ गई होगी, मैं आपको जैसे समझाऊं। कोई भाव यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मेष राशि है, ये भाव तो लग्न का उदय हो रहा है 10 अंशों से, ठीक। लेकिन ये वृषभ राशि के अंदर 8 अंशों तक जा रहा है प्रथम भाव, तो यहां से लेकर के यहां तक ही प्रथम भाव है। यदि कोई ग्रह वृषभ राशि में 4 डिग्री में बैठा हुआ है लेकिन वह रहेगा प्रथम भाव में ही, तो कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय भाव स्पष्ट से तृतीय भाव स्पष्ट और तृतीय भाव स्पष्ट चतुर्थ भाव स्पष्ट तक हम चेक करते हैं। इसी प्रकार आगे भी, इसमें राशि परिवर्तन हो या न हो यह गौण है, मतलब कि राशि परिवर्तन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गौण है। वैदिक ज्योतिष कुछ अलग कहती है। मैं इसको आपको थोड़ा सारांश में बता दूं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हो जाएगी आपके लिए समझने में। फिर भी आप यदि ज्योतिष के जिज्ञासु है, सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये परंपरागत ज्योतिष से थोड़ी क्योंकि परंपरागत ज्योतिष में क्या है कि मित्रों, भाव मध्य लिया गया है, ठीक है ना, भाव मध्य लिया गया है, लेकिन इसमें भाव प्रारंभ लिया गया है। और जरूरी नहीं है कि भाव या तो एक राशि को इतनी राशि तक चले, यानी कि इतने अंशों से दूसरी राशि में भी जा सकता है। कम छोटा भी भाव यानी कि 30 अंशों का ही भाव है, जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नक्षत्र नवांश के संबंध में आगे बैठने से पूर्व हम 1-2 उदाहरण लेंगे। यानी कि एक CSL जन्म कुंडली में CSL, इसको अपन CSL भी कह सकते हैं, कोई सब लोड भी कह सकता है, SL भी कह दो, नक्षत्र नवांश भी इसी का नाम है। ठीक है, इसको आप उपपत्ति भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज के नाम है। या आप पता कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आपको सॉफ्टवेयर खोलना कोई सा भी, जैसे तो ये है, तो इसके अंदर आपको उपपत्ति ये जो लिखा हुआ है, ये भाव में जाना है। किस भाव का देखना आपको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है जीवन की हर एक घटना एक निश्चित भाव से जुड़ी रहती है। जैसे आपको करियर के विषय में देखना तो दशम भाव को देखो, इसका कस्प सबलोड क्या कह रहा है। आपको अष्टम भाव से संबंधित लेना है, क्योंकि आपको मैं उदाहरण अष्टम भाव का बताऊंगा। तो कस्प सबलोड कौन है, यहाँ पे बुध है, देखिएगा। इसको कस्प असल भी कह सकते हैं यदि आप इसको इंग्लिश में करते हैं,
यदि आप इसको इंग्लिश में करते हैं तो इसको आप एसल भी कह सकते हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये एसल हो गया अष्टम भाव का मरकरी, ठीक है। तो आप इसको एसल भी कह सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण है, इसको अपन देखेंगे। तो क्या करे, भाव क्या है, इन्होंने एक उदाहरण ले रखा है। वो उदाहरण ले रखा है कि कोई भी ग्रह अष्टमस्थ है, मान ले कोई ग्रह अष्टमस्थ है, स्वयं के नक्षत्र में है एवं उस ग्रह के नक्षत्र में भी अन्य कोई ग्रह नहीं है, और एवं यह ग्रह है मंगल। तो ये बहुत प्रबल कारक हो जाता है मित्रों। क्यों हो जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ज्योतिष में मित्रों 4 नियम जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये जो मैंने आपको बताए 4 नियम, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन नियमों को जान लेते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगी। तो मैं 4 नियम क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जब इस कस्प सबलोड के नियम को समझ पाओगे, उदाहरण समझ पाओगे, अन्यथा आप उदाहरण बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे मित्रों, बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये चीजें, पहले तो सबसे शक्तिशाली लेवल 1, ये आप सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मिलेंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो आप इस निकालिएगा और हाउस सिग्निफिकेटर्स, प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स में जाइए और आपको यहाँ पे लेवल 1 B C D ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, किस किस भाव का सिग्निफिकेटर्स कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। पहला नियम है भाव में अवस्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, मतलब कि जो मेरे गुरुजी ने लिख रखा है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ नोट्स, क्योंकि बिना नोट्स के आधार पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और अच्छे से जूम कर देता हूँ। भाव में अवस्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तो आप इस चीज को समझ लिए होंगे यहाँ से, संकेतक, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेटर्स हैं। तो भाव में अवस्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तो ये पहला सबसे शक्तिशाली नियम है। ये क्या कहता है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि वो ग्रह जो उस नक्षत्र, उस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, जो खुद उस भाव में बैठा है, मतलब समझिए कि दूसरे भाव में जैसे माना कि सूर्य है, तो जो सूर्य के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हुए हैं ना मित्रों, वो दूसरे भाव के सबसे ज्यादा प्रबल कार्य होंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। मैं आपको अब ज्यादा मैं लिख नहीं पा रहा था तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। दूसरा, उन ग्रहों का नंबर आता है जो ग्रह, जो भी ग्रह जो स्वयं उस भाव में बैठा है, लेकिन याद अपने में इतना ही रखना है, वह जब ही शक्तिशाली होगा जब उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना बैठा रहे, यानी दूसरे भाव में सूर्य बैठा रहे लेकिन सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना बैठे। समझ गए होंगे मेरी बात को। दूसरे नंबर पर जब दूसरे भाव का सूर्य जब प्रबल कार्य होगा, जब सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना बैठे, तो अपन इसमें लिख सकते हैं उस ग्रह का जो स्वयं उस भाव में बैठा है। क्या लिखना अपन को, उस ग्रह का जो स्वयं उस भाव में बैठा है, वह ग्रह, ये भी लिख सकते हैं वह ग्रह जो स्वयं उस भाव में, इसको जो अपन वह भी कर सकते हैं, वह ग्रह जो स्वयं उस भाव में बैठा है। लेकिन शर्त क्या है, इसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए। यह जब ही शक्तिशाली होगा कि इसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह न हो। ये समझ में आ जाए आपके, दूसरा नियम है ये। और तीसरा नियम मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको नोट्स बताया, नोट्स में बनाया है, तो नियम फॉर तृतीय, ये नियम आप अवश्य ध्यान रखिएगा आपके फलित के लिए। जब आप यह नियम लगाओगे तो आपका भावेश का नक्षत्र,
समझिएगा मेरी बात को, ये कैसे काम करते हैं। जैसे कोई तो भावेश द्वितीय भाव का स्वामी कौन बनता है, अब ये समझिए। भावेश का नक्षत्र द्वितीय भाव का जो तीसरे स्तर पर आता है, तीसरे स्तर पर भावेश का नक्षत्र, मतलब कि हाउस लॉर्ड, उसके नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है, नक्षत्र में स्थित ग्रह, भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, यहां पे मैं और लगा देता हूं। मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं मैं यहीं से आपको सीमित रखूंगा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। भावेश जैसे कोई भी भावेश है, हाँ, जैसे कोई तो द्वितीय भाव है, मैंने आपको यहाँ पे बताया द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव में न तो सूर्य होना चाहिए, कोई भी ग्रह नहीं हो इसमें, बिल्कुल कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ के स्वामी कहाँ पर बैठे, यहाँ का स्वामी माना कि सूर्य है, और फिर सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह, समझ में आ गए होगा आपके, तभी यह आपका कार्य होगा प्रबल, तीसरे नंबर पर यह आएगा, समझ गए, आ गए होंगे। खाली होना चाहिए, मतलब कि भावेश का स्वामित्व वाला घर खाली होना चाहिए, नियम है ये, भावेश का स्वामित्व वाला घर। भाव है ना, ज्योतिष में भाव कहते हैं, भावेश का स्वामित्व वाला भाव खाली होना चाहिए। तो ये चीजें आपको निश्चित रखिएगा। और फिर चतुर्थ नंबर पर आता है मित्रों भावेश स्वयं, भावेश स्वयं। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसको, तो ये तो बहुत सरल है कि कौन किस भाव का स्वामी बन रहा है, तो बहुत सरल है। लेकिन इसमें भी नियम रहेगा मित्रों, आपको मैं और चीजें बता देता हूं। यही जब प्रबल कारक होगा उस भाव का, जब इसके नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो, पहले तो इसके नक्षत्रों में भी कोई ग्रह ना हो, नहीं इसके भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हो, दोनों खाली हो। मतलब कि जैसे कोई तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनता है, मतलब सूर्य बनता है, तो सूर्य के नक्षत्रों में कोई ग्रह भी नहीं बैठा होना चाहिए, और सूर्य भी द्वितीय भाव में भी नहीं बैठा रहना चाहिए। यहाँ पे तो भावेश का स्वामित्व वाला भाव खाली होना चाहिए ओनली फॉर, यहाँ पर दोनों ही नहीं होने चाहिए, समझ गए होंगे मेरी बात। क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप इसको कैसे, मैं आपको और भी उदाहरण के अच्छे उदाहरणार्थ में आपको बहुत सी चीजें समझा सकता हूं। जैसे तो अपन मकान मालिक का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, मकान मालिक का मतलब मकान और मालिक और किराएदार का संबंध ले सकते हैं, जिसको तो मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ। इधर बताता हूं मैं आपको, चलो समझ में आ जाए आपके, ओनली फॉर जैसे तो दशम भाव में मकर राशि है, समझ ले मेष लग्न है, ठीक है। यहां पर शनि बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ का स्वामी शनि है, यहाँ का कौन है, स्वामी शनि, और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, उच्च राशि का बैठा हुआ मंगल, समझिएगा। यहाँ का स्वामी कौन है, शनि है, और यहाँ का तो स्वामी कौन, शनि है, दशम भाव में मंगल बैठा है। सूर्य मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में बैठा हुआ है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूरा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन चित्रा स्वाति पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल के में केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, यहां पर बैठेगा सूर्य, धनिष्ठा नक्षत्र, ठीक है। और गुरु शनि के अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ मित्रों, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूरा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा, मतलब कि ये तो नहीं, यहाँ पे मंगल अनुराधा, मंगल तो बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य हाँ यहीं पे बैठे रहेगा, 1 2 3 धनिष्ठा में
केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, तो फिर यहाँ पे धनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ पर गुरु आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा गुरु, शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है अनुराधा में। तो गुरु मंगल सूर्य ये यहीं पर बैठे हुए धनु राशि में, ये कुंभ राशि में। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अनुराधा। ये किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, धनिष्ठा। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब प्रबल कार्य कैसा रहेगा, देखिए मंगल के किसी भी तीनों नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। नक्षत्र समझिए, पहले तो ये देखिए मंगल के नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है। सॉरी, धनिष्ठा नक्षत्र किसका, मंगल का है। तो मंगल के नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, और मंगल बैठा हुआ दशम भाव में। तो सूर्य दशम भाव का सबसे प्रबल संकेतक हो गया, ये प्रबल है, दशम भाव का फल देने वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब कि इस घर की चाबी, नौकरी की चाबी, नौकरी व्यवसाय जो भी है, इसकी चाबी किसके पास रहेगी, सूर्य के पास रहेगी। सूर्य ही व्यक्ति को नौकरी दिलाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है भाव में स्थित ग्रह, ये इस घर में मौजूद है, ये भी उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। हाँ, यदि इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तब ये यहाँ का प्रबल हो सकता है, लेकिन जब तक बैठा है कोई तो ये नहीं होगा। तो ठीक है ना, तो इस भाव का ये प्रबल संकेतक हो गया, ये द्वितीय नंबर पे आ गया। मतलब कि किराएदार की तरह है, ये मकान मालिक नहीं, मालिक ये है सूर्य, ये किराएदार के लिए आ गया यहाँ पे। ये इसको कोई ज़्यादा वो नहीं है, चाबी इसके पास है, किराए से रह रहा है, मकान मालिक भी नहीं है। कुल मिलाकर के चाबी ये है, इसके पास चाबी है, तो अभी महत्वपूर्ण निर्णय यही लेगा इससे, क्योंकि यही ताला खोलेगा। और ये किराएदार की तरह यहाँ पर आ चुका है, अंदर मौजूद है, इसका उपयोग कर रहा है दशम भाव का ये मंगल। आप ये समझिए। अब यहाँ का स्वामी कौन है, शनि है। कौन है, शनि है यहाँ का स्वामी। अब शनि के नक्षत्र में कौन बैठा हुआ था, गुरु बैठा हुआ था अनुराधा नक्षत्र में। तो तीसरे स्तर पर ये कौन आ जाएगा, गुरु आ जाएगा। यहाँ पे तीसरे स्तर पर गुरु आ जाएगा। तीसरे स्तर का कार्य कौन हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। मित्रों आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको और भी आगे देख, क्योंकि शनि तो क्या है, तो शनि क्या है कि गुरु क्या है कि जो शनि है उसका एक मित्र है, ये समझिए आप। मकान मालिक का बहुत करीबी मित्र है गुरु। और फिर जब लास्ट में आ जाता है वैदिक, अपन देखते 10वें शनि। ये ऐसे आप समझिए, अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रथम दृष्टया सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि। समझ में आ गई होगी आपके बात। अगर नहीं आती है तब भी मैं आपको एक और अब उदाहरणार्थ में आपको यहाँ से समझा सकता हूँ। बहुत सी सामान्य सी बातें मित्रों, आप मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे आप यदि ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे से आप तो संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि सबसे बड़ी बात है, पहला सूर्य है, ये नक्षत्र का मेहमान है। ठीक है, सूर्य नक्षत्र इसके नक्षत्र में आ गए, इसलिए ये घर का निवासी है, इस घर में रहने वाला है, ये घर का मकान मालिक का एजेंट है, और ये मकान मालिक शनि है खुद, ये समझिए। तो कहाँ चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ये चारों प्रकार से। तो ये चारों प्रकार से अब आगे क्या कॉन्सेप्ट आता है मैं आपको समझा देता हूँ फिर वापस। भाव क्या है अब ये समझिएगा। मान ले कोई ग्रह अष्टमस्थ है, स्वयं के नक्षत्र में है, एवं उस ग्रह के नक्षत्र में भी अन्य कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, और यह ग्रह मंगल, अतएव मंगल अष्टम भाव का पूर्ण संकेतक है। अष्टम भाव अन्य भावों के अलावा दुर्घटना आदि भी व्यक्त करता है, अपन को ही पता है दुर्घटना व्यक्त करता है। किंतु इस जन्म कुंडली का जातक 66 वर्ष का होने आया, किंतु अभी तक कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी इसके साथ नहीं हुई। अब समझिए आप, यद्यपि
यद्यपि इसकी विभिन्न महादशाओं में अनेक बार मंगल की भुक्तियां इसने देखी है, प्रत्यंतर दशाएं देखी है, अंतरदशाएं देखी है। ऐसा क्यों हुआ? अब आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अष्टम भाव जो दुर्घटना व्यक्त करता है, तो करेगा ही, है? अष्टम भाव का नक्षत्र नवांश शुक्र है, जो ये मैं बता रहा था CSL, ये CSL, ये अष्टम भाव का जो यहाँ पे मैं आपको उदाहरणार्थ अष्टम भाव का CSL कौन बन रहा है? ये रहा मरकरी। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, इसकी दशा अवधि, लेकिन ये मरकरी यदि मना कर दे कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मंगल कुछ भी हो जाए, मंगल की दशा अवधि चले, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा तो नहीं ही होगा। आप ये समझिए। देखिए, नक्षत्र नवांश शुक्र है, जैसा कि मैं जानता हूं, शुक्र उनकी कुंडली के लाभ भावस्थ है, तृतीय भावस्थ केतु के नक्षत्र में है। अतः शुक्र तृतीय व लाभ भाव का संकेतक है, जो व्यक्त करते हैं कि बिना किसी दुर्घटना के जीवन व्यतीत होगा। इस प्रकार मंगल के अष्टम भाव का पूर्ण संकेतक होने के बाद भी, पूर्ण संकेतक हो गया मंगल अष्टम भाव का, लेकिन उसके बाद भी मंगल अपनी भुक्तियों में एक छोटी मोटी दुर्घटना भी नहीं कर सकता। मित्रों, आप समझिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। फिर एक और मैं उदाहरण कुंडली बता देता हूं। एक और कुंडली ले, कर्क लग्न की। इस कुंडली में पंचमेश मंगल मकर राशि में उच्चस्थ, कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश मंगल वृश्चिक राशि रहती है, वहां का स्वामी मंगल मकर राशि में, किस राशि में? सप्तम भाव में मकर राशि रहती है, उच्चस्थ बैठा है, किंतु आजीवन इन्हें एक संतान भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसका कारण था कि पंचम भाव का नक्षत्र नवांश लग्नेश चंद्र, लग्नेश चंद्रमा हो गया, जो कि नवम भावस्थ है, एवं जो चतुर्थ भावस्थ बुध के नक्षत्र में है। चतुर्थ भाव पंचम भाव का व्यय करता है। मित्रों, व्यय हो गया मतलब चतुर्थ भाव का, इस पंचम भाव का व्यय करने वाला चतुर्थ भाव हो गया। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, बुध के नक्षत्र में बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो प्रबल संकेतक हो गया। चंद्रमा पंचम भाव का सिग्निफिकेटर प्रबल हो गया और चतुर्थ भाव को सिग्निफिकेट करने लगे, तो पंचम का वे, भले ही यहाँ का स्वामी मंगल दशम सप्तम भाव में मंगल उच्च का बैठा क्यों न हो, संतान पक्ष नहीं दे रहा है, संतान नहीं दे रहा है। फिर इन्होंने कहा, मेरे एक मित्र की कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य वैभव में है, षष्ठेश चंद्र के नक्षत्र में है, चंद्र धन भावस्थ है, द्वितीय भाव व षष्ठ भाव का संकेतक होने से सूर्य दशा के 6 वर्षों में उसने अच्छी अर्थ प्राप्ति की। इसी समयावधि में रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड होने पर एक ही इकट्ठी रकम व कुछ वसीयत की संपत्ति भी मिली, किंतु अत्यंत के समय का धन जो उनके प्राप्त किया था वह कम था, जो उन्होंने किया था उसका कम था। यद्यपि सूर्य दशा में नौकरी में पदोन्नति नहीं हुई, किंतु पैसे का अभाव भी नहीं रहा। कहने का मतलब है कि सूर्य यद्यपि द्वितीय और षष्ठ भाव का पूर्ण संकेतक है, तथापि शानदार द्वितीय स्थिति इसने प्रदान नहीं की, यानी कि शानदार वित्तीय स्थिति इसने प्रदान नहीं की। कि समझ में कम आता, पुराने हस्तलिखित है, नोट्स है। मतलब कि सूर्य द्वितीय और षष्ठ भाव का पूर्ण संकेतक है, लेकिन इसने उस समयावधि के अंदर अच्छा फल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि द्वितीय भाव का कस्प सब लॉर्ड क्या कर रहा होगा? द्वितीय भाव, यानी कि जो वे भाव सूर्य के नक्षत्र में, इस प्रकार द्वितीय भाव बिल्कुल खराब भाव, द्वितीय भाव का कस्प सब लॉर्ड मित्रों अच्छे भाव को सिग्निफिकेट नहीं कर रहा था। तो अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा? अच्छा फल नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति हो, आप ये समझिएगा। तो आपने ये चीजें समझी होगी, भाव क्या है, भावेश क्या है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब मैं आपको भाव के लिए समझ गए होंगे। अब भाव कार्येश का मैं कार्येश कैसे निकालते, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सरल मतलब कि बहुत सरल, आप ये समझिए। देखिए, द्वितीय भाव का कस्प सब लॉर्ड बुध है, ये समझिए, धन की स्थिति समझते हैं। द्वितीय भाव का उपपति कौन है? बुध है। बुध किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सूर्य के।
सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है? लाभ भाव में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे बुध लिखो पहले यहाँ पे। देखिए बुध द्वितीय भाव का संकेतक है, कस्प सबलोड है, ठीक है। बुध बैठा हुआ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य बैठा हुआ 11th हाउस में, ठीक है, केपी के अंदर कृष्णमूर्ति में। तो 11th हाउस का सिग्निफिकेट हो गया। बुध कहाँ बैठा हुआ स्वयं? वह भी 11th हाउस में बैठा हुआ, समझ गए होंगे। अब बुध कहाँ का स्वामी बनता है? सप्तम और दशम। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 और 10, ठीक है। सूर्य कहाँ का, पहले ये बाद में आएगा, सूर्य कहाँ का स्वामी है? ये देखिए लाभ पंचम 12 भाव का, और बैठा कहाँ हुआ है? 11वें भाव में। 12 भी आ गए साथ में, तो आप इधर ये भी लिख सकते हैं 11 और 12। तो इन भावों को सिग्निफिकेट करेगा बुध। देखते हैं सिग्निफिकेटर्स और प्लैनेट्स। देखिए बुध कर रहा है 11 क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। और 12 इसको तो हटाओ, ये वापस 12, देखिए ये फिर वापस 12 आ गया, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का स्वामी है। फिर बुध लग्न का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, तो ये लग्न आ गया और दशम भाव हो गया। तो ये प्लानिटरी पोजीशन है, ये प्लानिट इन भावों को सिग्निफिकेट कर रहे हैं। तो ये आप जब इस चीज को समझ लोगे, क्योंकि ये मैं आपको कृष्णमूर्ति पद्धति जब सिखाने बैठूंगा तो आपको महत्वपूर्ण क्या होगा मित्रों, आपकी इस आगे की कक्षा के अंदर भाव का सिग्निफिकेटर, किस भाव से हम विचार कर रहे हैं उस भाव का CSL, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको समझ लोगे, CSL आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट। तो सॉफ्टवेयर खोलिएगा, उपपत्ति देख लीजिएगा, इसको आप उपपत्ति कहो, नक्षत्र नवांश कहो, या आप इसको CSL कहो, या SL कह दो, सबलोड, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन वो भाव का होना चाहिए, किस भाव से अपन विचार कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें थी कृष्णमूर्ति पद्धति से संबंधित जो मैंने आपको बताई है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करेंगे, तो प्रथम भाव से इस आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा वह आएगा प्रथम भाव का कस्प सबलोड से, CSL से, कि किस प्रकार से किन किन भावों को अपन को लेना है और किस किस प्रकार से ये फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो फिर आप आगे के वीडियो देखोगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी मित्रों। क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली देख करके भविष्यवाणियां कर देते हैं, जो अक्सर गलत हो जाती है। क्योंकि आपने भी, मैंने उदाहरण बताए थे, संतान का भी बताया था आपको, संतान नहीं हुई, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन पंचम भाव का सबलोड चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा है। बुध कहाँ का बैठा हुआ है, कहाँ का स्वामी है? चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं परेशानी आ गई। तो मैं आपको फिर आयु के विषय में बताऊंगा, सुरक्षा के विषय में भी बताऊंगा, बहुत सी चीजें धीरे धीरे हम सीखने का प्रयास करेंगे। जब तक आपके समझ में नहीं आएगी चीजें तब तक मैं भी जब तक समझाने का तो जितना हो सकेगा उतना तो प्रयास करूंगा। तो आपको ये चीजें, हर एक चीज का मूल मंत्र, जिसको हर भाव का मूल मंत्र आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों।